हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में जो समस्याएं हमें दी गई है उन्हें हमने हल करना है। पहली समस्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो जो प्रश्न में हमसे पूछा जाता है हम उसे मान लेते हैं। हमसे पूछा गया है आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, यानी शुरू में जॉन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे, यह हमसे पूछा गया है। और हमें बताया गया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। कुल कितने कंचे थे? कुल थे 45 कंचे। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि जॉन भी 5 कंचे खो देता है और जीवंती भी 5 कंचे खो देती है। और जब ये 5-5 कंचे खो देते हैं तो अब इनके पास जो कंचों की संख्या बचती है उनका जो गुणनफल है वो 124 है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो देखो कुल कितने कंचे थे? 45। तो जरा पहले समझिए, यहां पे 2 लोग हैं, एक है जॉन और दूसरा है जीवंती। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जॉन के पास 40 कंचे हैं तो टोटल कंचे कितने हैं? कुल कंचे कितने थे? 45। अगर जॉन के पास 40 है तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे भाई? 5 होंगे ना, तभी तो 40 और 10 45। ये 5 कहां से आया? ये 5 ऐसे आया कि जो कुल कंचे हैं 45 उसमें से जॉन के पास जितने कंचे हैं ना बच्चों, उसे आपने घटा दिया है और घटाया तब ये बचा 5। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अब देखो हमसे पूछा है कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो मैं मान लेता हूं कि जॉन के पास x कंचे थे। अब यहां पे अगर मैं कहूं कि जीवंती के पास y कंचे थे तो मैं आपको बता दूं कि यहां हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, जिसमें वेरिएबल यानी कि चर एक है, मात्र एक चर है। और अगर एक चर है तो मैं दूसरा चर यहां y नहीं लेना चाहूंगा, एक ही चर लेना चाहूंगा। तो जॉन के पास अगर मैंने x कंचे मान लिए हैं तो बच्चों जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? कुल कंचों में से जॉन के पास जितने कंचे हैं उसको घटा दीजिए, जैसे भी बताया था मैंने। ठीक है, तो ये हम यहां पे लिख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या, ठीक है, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर मान लेते हैं बच्चों x। तो फिर जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? शुरुआत में जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 45 माइनस x होगी बच्चों, लिखा है मैंने यहां पे, समझा दिया है आपको। अब हमसे प्रश्न कहता है कि जब ये 5-5 कंचे खो देते हैं, तो लिख लेता हूं मैं, 5-5 कंचे खोने के पश्चात 5-5 कंचे खोने के पश्चात जब ये 5-5 कंचे खो देते हैं तो इनके पास कितने कितने कंचे बचते हैं पहले समझा देता हूं मैं आपके पास। तो जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे? जॉन के पास कंचों की संख्या, ये कब लिख रहा हूं मैं भी कंचों की संख्या? जब उन्होंने 5 कंचे खो दिए हैं। तो पहले जॉन के पास कितने कंचे थे भाई? x। उसने 5 कंचे खो दिए तो अब उसके पास कितने कंचे बचेंगे? x माइनस 5। अब हम बात करते हैं जीवंती के पास कंचों की संख्या। भाई जीवंती के पास पहले कितने कंचे थे? 45 माइनस x। उसने 5 कंचे खो दिए, 5 कंचे खो दिए तो यहां पे ऋण 5 कर लेंगे। तो अब उसके पास कितने कंचे बचेंगे बच्चों? देखो 45 में से 5 गया 40 और ऋण x, तो अब उसके पास कंचे बचेंगे 40 ऋण x। समझ में आ गया बच्चों? तो देखो हमसे प्रश्न कहता है, लिख लेता हूं प्रश्नानुसार बच्चों, प्रश्न कहता है कि जब वो 5-5 कंचे खो देते हैं तो अब उनके पास जो कंचे बचते हैं उनका गुणनफल 124 है। तो प्रश्नानुसार कहा गया है कि जब उन्होंने 5-5 कंचे खो दिए तो उनके पास जो कंचे बचे कितने कितने बचे भाई? एक के पास बचे x ऋण 5 और दूसरे के पास बचे 40 ऋण x।
तो इनका जो गुणनफल है वो है 124। ये हमसे प्रश्न में कहा गया है बच्चों। अब हम इसे हल कर लेते हैं। चलो हल करते हैं। इस कोष्टक को इस कोष्टक से गुणा करना है तो पहले x को 40 के साथ गुणा करेंगे, फिर -x के साथ गुणा करेंगे। जब x का इन दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, -5 का करेंगे 40 के साथ, फिर -5 का करेंगे -x के साथ। तो चलिए बच्चों गुणा कर लेते हैं। x का गुणा 40 के साथ करेंगे 40x हो जाएगा। x का गुणा ऋण x के साथ करेंगे ऋण x की घात 2 हो जाएगा। ऋण 5 का गुणा 40 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा गया 40। ऋण 5 का गुणा ऋण x के साथ करेंगे तो ऋण और ऋण हो जाएगा धन, ये हो जाएगा 5x बराबर 124। समझ में आ गया बच्चों यहां तक? चलिए इसे करते हैं आगे हल। पहले x की घात 2 वाले पद को लिख लेते हैं तो ऋण x की घात 2, ठीक है बच्चों। इसके बाद x वाले पद को लिख लेते हैं तो एक x वाला पद ये है और एक x वाला पद ये है बच्चों। 40 और 5 45x हो जाएगा बच्चों, ये 45x हो जाएगा। तो भाई देखो अब बचा नियत पद, यानी जिसे बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट वाले पद बचे, एक ये और एक ये नियत पद बचे, अचर पद बचे। कितना आ जाएगा देखो, पहले इसको लिख लेता हूं मैं। ये है ऋण और 4 पंचे 20, ये हो गया 200 और 124 को ले आइए बाईं तरफ तो ये हो जाएगा -124 बराबर के इस साइड को लाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, बराबर के दूसरी साइड बचेगा बच्चों 0। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं बच्चों। ऋण x की घात 2, अब देखो धन 45x। अब देखो ये है ऋण का, ये भी है ऋण का, दोनों ऋण के हैं, जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 200 और 124, ये हो जाएगा 324 और चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या होती चिन्ह उसी का आता है बराबर 0। ये बन गई बच्चों द्विघात समीकरण, जिसे हम हल कर लेंगे। तो इसे हल करने से पहले मैं आपको बता दूं, अच्छा होगा भाई ये x की घात 2 के साथ जो ऋण है ना इसे हटा दीजिए। तो कैसे हटाएंगे बच्चों? या तो ऋण को कॉमन ले लो उभयनिष्ठ, ठीक, या पूरी समीकरण में ऋण 1 का गुणा कर लो, ठीक है। ऋण 1 का गुणा करने का मतलब हुआ सबका चिन्ह बदल जाएगा। या तो मैंने कहा ऋण कॉमन ले लो, ठीक, ऐसे अगर ऋण कॉमन लेना है तो ऋण कॉमन ले सकते हैं ऐसे। तो अगर हम ऋण कॉमन लेते हैं तो अंदर के निशान बदल जाते हैं। देखो ये ऋण का है, ये धन का हो जाएगा, ये धन का है, ये ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का है, ये धन का हो जाएगा 324, ठीक है, और बराबर बचेगा 0। अब ये देख लो ऋण 1 है ये, ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो ऋण 1 होगा। और ऋण 1 ये गुणा में है बच्चों तो बराबर की दूसरी साइड भाग में जाएगा, 0 बटे कुछ क्या हो जाएगा 0, ऐसा समझ लो। या आप ऐसा भी समझ सकते हो सीधे सीधे कि हमने इस पूरी समीकरण में ऋण 1 का गुणा कर दिया। जब ऋण 1 का गुणा करेंगे, ऋण का गुणा करेंगे तो सबके निशान बदल जाएंगे। ऋण का ये धन हो जाएगा, ये धन का ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण का ये धन हो जाएगा और बराबर 0। 0 के साथ जब ऋण 1 का गुणा करेंगे तो 0 गुणा गया कुछ 0 ही होता है। तो ये आ जाएगा x की घात 2 ऋण 45x धन 324 बराबर 0। तो आप जैसा भी समझें उसे समझ सकते हैं। तो ये मिल गई हमें द्विघात समीकरण। अब हम इसे हल कर लेंगे। तो हल करते हैं बच्चों। इसे हल करने के लिए देखिए कैसे चलेंगे आगे। तो बच्चों इस द्विघात समीकरण को हम करते हैं यहां पे हल। तो चलिए इसे हल करते हैं। यह है x की घात 2 ऋण 45x धन 324 बराबर 0। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले x स्क्वायर का जो गुणांक है कितना है बच्चों 1 है, और जो नियत पद है अचर पद है वो कितना है 324। इनको गुणा कर दो तो कितना आ गया 324। अब देखो x का गुणांक कितना है बच्चों, वो है ऋण 45। तो 324 के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनको जोड़ या घटा के ऋण 45 आ जाए। तो चलिए 324 के हम करते हैं यहां पे गुणनखंड 324 के। तो 2 से देखो 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, फिर 2 से 8 दूनी 16, 2 एकम 2। अब इसमें 2 का तो भाग जाएगा नहीं, 3 का करते हैं बच्चों। ये होगा 3 दूनी 6, बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 7 3 21। फिर 3 से जाएगा बच्चे 3 9 27, 3 3 9 और ये है 3 एकम 3। अब हम इसको ऐसे दो गुणनखंड के रूप में बनाएंगे जिनको जोड़ या घटा के ऋण 45 आ जाए। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12,
12 36, इनका गुणा कितना आ गया तीनों का, 1 2 3 4, इन चारों का गुणा आ गया 36, चारों का गुणा 36 आ गया। अब ये 3 3 9, ठीक है, 36 और 9 क्या होता है 45। भाई 36 और 9 45 होता है, हमें ऋण 45 चाहिए तो इसको भी ऋण में ले लो, इसको भी ऋण में ले लो। जब दोनों ऋण में होंगे बच्चे तो जुड़ जाएंगे, ये 36 और 9 क्या हो जाएगा 45, और चिन्ह आएगा ऋण का, तो ऋण 45 को हम लिख सकते हैं ऋण 36 और ऋण 9। तो लिख देते हैं बच्चों यहां पे x की घात 2 ऋण 45 को क्या लिखना है, ऋण 45 को ऋण 36 और ऋण 9, और इनके साथ x है बच्चों तो x लिख देंगे, और धन 324 बराबर 0। आगे हल करते हैं बच्चों। देखो शुरुआत के ये जो दो पद दिख रहे हैं इसमें कॉमन आ रहा है यानी उभयनिष्ठ आ रहा है क्या, x। देखो x यहां भी है, x यहां भी है, इसे हम बाहर निकाल देंगे, कॉमन ले लेंगे। ये x की घात 2 थी, एक x बाहर चला गया, एक x बचेगा, ऋण x बाहर चला गया, सिर्फ बचेगा 36। समझ में आ गया बच्चों। अब देखो लास्ट के दो पदों को देखो, 324 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, 36 गुणा गया 9, यहां दिखा रखा है मैंने, 324 को 36 गुणा गया 9 लिख सकता हूं, ठीक है, इसको लिख सकता हूं 36 गुणा गया 9। आप देखोगे इन दोनों पदों में 9 क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ कॉमन है, बाहर निकाल दो। इसमें हम ले लेंगे 9 कॉमन, ऋण 9 कॉमन ले लेंगे यानी उभयनिष्ठ है, बाहर निकाल देंगे, ऋण 9 गया बचेगा x, 9 चला गया बचेगा 36, और जब बाहर ऋण कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ये ऋण का है धन हो जाएगा, ये धन का है ऋण हो जाएगा, बराबर 0। जैसे आपको बताया कि इन दोनों कोष्टकों में बराबर बचना चाहिए, देखो बराबर बच रहा है यहां पे। तो चलिए देखते हैं बच्चों से आगे हल करते हैं। अब देखो x ऋण 36, x ऋण 36 उभयनिष्ठ है, बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो x ऋण 36 कॉमन ले लिया बचेगा बच्चों x, x ऋण 36 कॉमन ले लिया बाहर निकाल दिया बचेगा ऋण 9 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 लेके चलेंगे, एक बार इसको लेके चलेंगे 0, इस तरह से जब x ऋण 36 बराबर 0 और एक बार जब x ऋण 9 बराबर 0, तो जब x ऋण 36 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 36 को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, धन 36 हो जाएगा, x बराबर 36 आ जाएगा बच्चों, और जब x ऋण 9 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 9। इस तरह से x के मान हमें मिल गए, तो x का मान मिल गया हमें 36 और 9। x क्या है बच्चों, x है जॉन के पास शुरुआत में यानी आरंभ में कंचों की संख्या। तो जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या 36 होगी या 9 होगी। और जब मैं आपको बताऊं कि जॉन के पास कंचों की संख्या 36 है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x है, लिख लेते हैं यहां पे। जब जॉन के पास कंचों की संख्या, ठीक है, कंचों की संख्या x बराबर 36 है, तो देखते हैं तब जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी। तो इस कंडीशन में जीवंती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, तो बच्चों जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या है 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स कितना है यहां पे 36, तो 45 में से 36 घटा दीजिए 9। तो आप यहां समझ सकते हैं कि जब जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास होंगे 9 कंचे। दूसरी स्थिति देखें, जब x बराबर 9 आया है यानी जॉन के पास कितने कंचे हैं 9, ठीक है, जॉन के पास कंचों की संख्या, जब जॉन के पास कंचों की संख्या है बच्चों 9, तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर होगी बच्चों 45 माइनस एक्स, 45 ऋण एक्स। जब जॉन के पास कंचों की संख्या x है शुरुआत में आरंभ में, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 ऋण x है, ठीक है। तो जॉन के पास कंचों की संख्या क्या है 9, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या होगी बच्चों, यहां लिख देता हूं 45 माइनस x, तो 45 बच्चों और माइनस x क्या है यहां पे 9, तो 45 में से 9 माइनस करेंगे 36 हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं
कि जब जॉन के पास कंचों की संख्या 36 है तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे, और अगर जॉन के पास कंचों की संख्या 9 है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 होगी। तो यह था आपके पास प्रश्न 2 का समस्या 1। अब हम देखते हैं समस्या 2। तो चलिए अब हम देखते हैं समस्या 2, जो कि उदाहरण 1 में हमें दी गई है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो बच्चों, जो हमसे प्रश्न में पूछा जाता है हम उसे पहले मान लेते हैं, और हमें प्रश्न में पूछा गया है उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। खिलौनों की संख्या हमसे पूछी गई है तो हम इसे मान लेते हैं। माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हम मान लेते हैं बच्चों x। ठीक है, खिलौनों की संख्या क्या है? x। कितने खिलौने बनाए गए? x खिलौने बनाए गए। ठीक है, अब देखो प्रश्न में कहता है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, पहले मैं लिख लेता हूं, प्रत्येक खिलौने यानी एक खिलौने की बात कर रहा है। एक खिलौने का मूल्य कितना है? पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है? x को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो अगर हम 55 में से निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा दें तो एक खिलौने का मूल्य हमें मिल जाता है। यह प्रश्न में हमसे बताया गया है। अब आगे देखें, प्रश्न में कहा गया है किसी एक दिन, जिस दिन की वो बात कर रहा है उस दिन कुल निर्माण लागत। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत बराबर है 750 रुपए। ठीक है, कुल निर्माण लागत 750 रुपए है। अब जरा समझो, कुल निर्माण लागत कैसे आएगी भाई? कितने खिलौने बने? x खिलौने बने। एक खिलौने का मूल्य क्या है? एक खिलौने का मूल्य है 55 ऋण x। तो टोटल लागत कितनी आ जाएगी? एक खिलौने को बनाने में कुल लागत कितनी आ जाएगी? अगर हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो कुल लागत मिल जाएगी, और कुल लागत हमें दी गई है 750। तो देखो, कुल निर्माण लागत यानी खिलौने को बनाने में कुल कितना खर्चा आया वो कैसे मिलेगा? जब हम खिलौनों की संख्या को एक खिलौने के मूल्य से गुणा कर देंगे तो कुल निर्माण लागत मिल जाएगी, जो कि 750 है बच्चों। इसे हल कर लेते हैं। इसे हल करने के लिए पहले x को हम 55 के साथ गुणा करेंगे, 55x मिल जाएगा। फिर x को हम ऋण x के साथ गुणा करेंगे तो x और ऋण x जब गुणा होंगे तो x की घात 2 हो जाएगा, बराबर 750। इसे आगे हल कर लेते हैं बच्चों। आगे हल करने के लिए देखो, 750 तो ठीक है जहां पे है वो दाईं साइड। अब x जो है यहां पे, ये x की घात 2 है, इसे ले जाएंगे दाईं साइड तो ये हो जाएगा x की घात 2। ऋण है तो उधर जाएगा धन में। ये भी देखिए ये धन का है तो बराबर के उधर जाएगा ऋण में। ये हो जाएगा आपके पास 55x, और उधर पहले से ही है 750। इधर क्या बचेगा बच्चों? 0। ठीक है, आपको समझा देता हूं। ये x की घात 2 जो कि ऋण का है बराबर के दूसरी साइड ले गया। ये देखिए जिधर 750 है उधर ले गया, 55x को भी उधर ही ले गया, सारे उधर चले गए, इधर कुछ नहीं बचेगा, 0। अब देखो इसको हम सही करके लिख लेते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं x की घात 2 ऋण 55x धन 750 बराबर है इधर 0। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये क्या कर दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसको कुछ नहीं ऐसे लिख लो, चलो ऋण x की घात 2, ठीक है, फिर 55x, 750 को इधर ले आओ तो माइनस 750 बराबर क्या बचेगा उधर? 0। अब देखो बच्चों, मैंने अभी पहले भी प्रश्न में बताया था कि या तो इसमें ऋण कॉमन ले लो,
या प्रत्येक पद के साथ यानी पूरी समीकरण में ऋण 1 का गुणा कर दो। जब ऋण 1 का गुणा करेंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। ऐसे देखो, इसमें ऋण 1 का गुणा करेंगे, किसी समीकरण में किसी भी संख्या का गुणा या भाग करने पर, ठीक है, कोई भी अंतर नहीं आता है। अगर हम इसमें किसी संख्या का गुणा कर लें या किसी संख्या का भाग कर लें तो यह समीकरण सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। ठीक है, अब देखो हमने इसमें ऋण 1 का गुणा कर दिया सबके साथ, इसके साथ किया ऋण 1 का गुणा, तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा, x की घात 2। ठीक है, ये धन और ऋण ऋण हो जाएगा, ये ऋण और ऋण धन हो जाएगा, और बराबर 0 के साथ करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो हमने इस पूरी संख्या में ऋण 1 का गुणा कर दिया है, तो इसके चिन्ह बदल गए। देखो, ये ऋण का था धन हो गया, ये धन का था ऋण हो गया, ये ऋण का था ये धन हो गया, बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण मिल गई बच्चों हमें। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे, तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं बच्चों हम। ये द्विघात समीकरण है x की घात 2 ऋण 55x धन 750 बराबर 0। यह है द्विघात समीकरण। चलिए इसे हल करते हैं। हल कैसे करेंगे? देखो, द्विघात समीकरण हल करना आपको आता है भाई। x की घात 2 का गुणांक 1 है, ठीक। अचर पद 750 है, गुणा कर दो बच्चों। 750 को 1 से गुणा करेंगे 750 आ जाएगा। x का गुणांक देखो कितना है बच्चों, भाई ऋण 55 है। अब 750 के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनको जोड़ या घटा करके ऋण 55 आ जाए। तो चलिए 750 के कर लेते हैं हम यहां पे अभाज्य गुणनखंड। चलिए पहले इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 से करते हैं। 2 तिहाई 6 बचेगा 1, 7 दूनी 14 बचेगा 1, 5 दूनी 10। अब देखो इसमें 2 का तो भाग जाएगा नहीं बच्चों, तो अब हम इसमें कर लेते हैं, पहले 3 का करके देखते हैं। 3 का 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचेगा 1, 15 हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 125। फिर से 3 का करके देखते हैं बच्चों। 3 का 4 तिहाई 12, ठीक है। अब भाई 5 में तो 3 का नहीं जाएगा, तो इसमें 3 का तो नहीं जा रहा है बच्चों, है ना। तो अब हम इसमें 5 का करके देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, चला गया पूरा पूरा भाग। फिर 5 का जाएगा, 5 पचे 25, फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5। तो ये अभाज्य गुणनखंड मिल गए। इसमें हम 2 गुणनखंड बनाएंगे जिनको जोड़ या घटा करके ऋण 55 आ जाए। तो चलिए बच्चों बना लेते हैं। एक तो ये बना लेते हैं 5 पचे 25, ठीक है। एक बना लेते हैं 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30। 30 और 25 कितना होता है? 55। 55 आ जाएगा भाई, ठीक हो गया। तो 30 और 25 ये 2 गुणनखंड हो गए 750 के। अब हमें चाहिए ऋण 55, तो इसको भी ऋण का रखो, इसको भी ऋण का रखो। जब दोनों ऋण के होते हैं तो जुड़ जाते हैं और चिन्ह आता है ऋण का। तो 30 और 25 हो गए 55 और ऋण 55 आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ऋण के हैं। तो चलिए हम यहां लिख लेते हैं x की घात 2 ऋण 55 की जगह पे हमने लिखना है ऋण 30 और ऋण 25, और इसके साथ x है तो x भी लिखेंगे बच्चों। धन 750 बराबर 0। अब हम देखते हैं ये शुरुआत के जो 2 पद हैं इसमें कॉमन यानी उभयनिष्ठ क्या आ रहा है। इसमें भी x है, इसमें भी x है। x आ रहा है बच्चों उभयनिष्ठ, तो x को बाहर निकाल देंगे। 2 घात में से 1 घात बाहर चली गई तो 1 बचेगी। ऋण x बाहर चला गया, बचेगा 30। अब देखो लास्ट के जो 2 पद हैं इसमें क्या कॉमन आएगा? 750 को अभी दिखाया था मैंने। 750 को क्या लिख सकते हैं? 30 गुणा गया 25, अभी बताया था। तो 750 को हमने लिख दिया 30 गुणा गया 25। तो देखो यहां भी 25 है, यहां भी 25 है। 25 क्या आ जाएगा? उभयनिष्ठ। ऋण 25 उभयनिष्ठ कर लीजिए, ऋण भी ले लीजिए। अब देखो यहां से ऋण 25 चला गया, बचेगा x। अब यहां देखो यहां से भी 25 चला गया, बचेगा 30। और जब ऋण बाहर निकालते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ये ऋण का था धन हो गया, ये धन का था ऋण हो गया, बराबर 0। अब आप अगर कहें कि सर यहां पे धन क्यों नहीं लिया हमने? यहां पे अगर हम धन लेते तो अंदर के निशान नहीं बदलते ना बच्चों, तो ये ऋण का आता और ये धन का आता। और यहां हम जानते हैं कि इस कोष्टक में जो बचेगा यहां भी वही बचना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पे ऋण 25 लिया है उभयनिष्ठ यानी कॉमन। अब देखो x ऋण 30 दोनों में है तो बाहर निकाल देंगे, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। देखो इस पद में x ऋण 30, इस पद में भी x ऋण 30 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, बाहर निकाल देंगे। तो यहां से x ऋण 3 बाहर चला जाएगा, बचेगा x, और यहां से x ऋण 3 बाहर चला जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बचेगा ऋण
25 और ये है बराबर 0। अब एक बार इसको 0 लेके चलेंगे, एक बार इसको 0 लेके चलेंगे, तो लिख लेंगे बच्चों जब x ऋण 30 बराबर 0, और एक तरफ लिखेंगे जब x ऋण 25 बराबर 0। तो जब x ऋण 30 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 30 बराबर के दूसरी साइड जाएगा, धन 30 हो जाएगा। और यहां से देखो x ऋण 25 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा ऋण 25 बराबर के दूसरी साइड जाएगा, धन 25 हो जाएगा। x क्या था बच्चों? x था खिलौनों की संख्या जो कि हमसे पूछी गई थी, तो x का मान हमें मिल गया 30 या 25। अब बोलेंगे सर दो दो मान कैसे? भाई द्विघात समीकरण बनी थी तो दो मान मिलने थे, या तो खिलौनों की संख्या 30 है और या खिलौनों की संख्या 25 है, तो दोनों ही यहां पे आंसर है। आप लिख देंगे खिलौनों की संख्या 30 या 25 होगी। तो यह था आपके पास प्रश्न 2, और अब हम देखेंगे प्रश्न 3। तो देखते हैं बच्चों प्रश्न 3।